नमस्कार, knocking-news.com में आपका स्वागत है। मैं हूं गिरिजेश वशिष्ठ। जो बाजीगर होता है ना, जादूगर, वो क्या करता है, एक जगह जादू कर कहीं आग लगाता है, कुछ लगाता है, आपका ध्यान उधर जाता है, इधर से खेल हो जाता है। और ये पूरा जो मामला हुआ ऑपरेशन सिंदूर का कि जरा सा दाएं बाएं लिखा तो तेरा चैनल बंद, तुम्हारा वेबसाइट बंद, किसी के ईडी के छापे, ये सब हुआ ना, यानी ये बहुत सीरियस ऐसा मसला था जो राष्ट्र हित के लिए ज़रूरी था। इसमें कोई समझौता नहीं किया जा सकता था। एक तरफ ये शक्ति थी, दूसरी तरफ इस्लामाबाद पे कब्जा, कराची का माफ़ कीजिए, पोर्ट उड़ा दिया, अंडमान ठंड चल रहा था। और इन सारी चीज़ों के बीच में हम सब लोग तो बहुत गंभीरता से ले रहे थे। आपने देखा होगा कि हम सब ने बड़ा संतुलित विचार रखा, भाई देश का मामला है, राष्ट्र का मामला है, तो हम लड़े। पर यह क्या कि हम तो राष्ट्र का मामला समझ के, गंभीर मामला समझ के लड़ रहे थे, और हमारे देश के जो विदेश मंत्री हैं एस जयशंकर, वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान को हमने पहले ही बता दिया था कि हम तुम्हारे ऊपर मिसाइल गिराने वाले हैं, तुम्हारे ऊपर बम गिराने वाले हैं, और तुम्हारे यहाँ पे, तुम्हारी धरती पे आतंकवादी ठिकानों पर हमला करने वाले हैं, तुम बीच में मत आना। ये अपने आप में एक बड़ी फिक्र की बात है कि भाई अगर इतना ज़्यादा दोस्ताना था, भाईचारा था, कि हमला करने से पहले मैं आपको बता दे रहा हूं। अब देखिए, एस जयशंकर का बयान मैं आपको इसलिए नहीं सुना पाऊंगा क्योंकि एक हिंदुस्तान में ANI नामक संस्था है। ये संस्था सब जानते हैं क्या है, और ज़्यादातर वीडियो हिंदुस्तान में उनके कॉपीराइट होते हैं। अगर मैंने वीडियो इधर से डाला, उधर से कॉपीराइट स्ट्राइक आएगी, मेरा चैनल वो उड़ा देंगे, इसलिए मैं उनका वीडियो नहीं सुना सकता। तो है ये बयान, सब जगह छपा है, आप जाके इसी ANI नामक संस्था के ट्विटर अकाउंट पे देख सकते हैं, या जहां चाहें वहां। तो एस जयशंकर जो है वो सीधे सीधे ये कह रहा है, हमारा विदेश मंत्री, कि हमने पाकिस्तान को पहले बता दिया था। तो आपके दिमाग में ये आएगा, मेरे भी दिमाग में आया था कि नहीं यार, ऐसे कोई थोड़ी करेगा, ज़रूर कुछ ना कुछ इसके अंदर इंटरनेशनल ऑब्लिगेशंस होते होंगे, कोई एक ट्रीटी होती होगी। तो जब खोज पड़ताल की तो विदेश मंत्री को ऐसा बताने की कोई अनिवार्यता नहीं थी। जिनेवा कन्वेंशन के हिसाब से किसी भी देश को अपनी आत्मरक्षा करने का अधिकार है। अगर मेरे देश पर हमला हुआ है और मैं बदले में कोई कार्रवाई कर रहा हूं, तो मैं किसी भी देश को सूचना नहीं देने के लिए कतई विवश नहीं हूं। यानी मैं अगर पाकिस्तान पे उस समय स्ट्राइक कर रहा था तो ये मेरा मन था, क्योंकि मेरे यहाँ के 26 लोगों को उन्होंने मारा था। लेकिन एस जयशंकर उनको बताए। जैसे ही ये बात सामने आती है तो आपके दिमाग में और सारे कनेक्शन दौड़ते हैं, बहुत सारे डॉट्स आप जोड़ते हैं और कुछ निकालने की कोशिश करते हैं। जब आप इन डॉट्स को जोड़ते हैं और अंदर की कुछ चीज़ें निकालने की कोशिश करते हैं तो आपको और भी गहरी बातें पता चलती हैं, और वो चीज़ें ऐसी हैं जो हम अपने आसपास रोज़ देख रहे हैं, बड़ी प्रेडिक्टेबल हैं कि इसके बाद होगा तो ये होगा, ये होगा तो ये होगा, यानी सरकार तो ये ही करेगी। अब इतना हमको आदत पड़ गई है। तो जैसे होता है ना, टॉमी है, उसको हम टमाटर देंगे तो उछलेगा, प्याज देंगे तो नहीं खाएगा, ऐसे करके हो जाता है ना। तो सरकार जो है हमारी, वो किस तरह से लोगों को बहटियाती है, उसके अपने जो सपोर्टर हैं उनको काम में लगा देती है, वो पहले से प्रेडिक्टेबल था। तो उन्होंने क्या किया, जब ये पूरा हमला हुआ तो पाकिस्तान के ऊपर जो गुस्सा था वो एक तरफ चला गया, आतंकवादियों के ऊपर जो गुस्सा था वो अलग चला गया। उसके बाद से आतंकवाद को मिटाने वाले थे आप। कश्मीर में आतंकवादी घटनाएं हो रही हैं, रोज़ मुठभेड़ हो रही हैं, आतंकवादी मारे जा रहे हैं, लगातार आतंकवाद बदस्तूर चल रहा है कश्मीर में, कोई कमी होती दिख नहीं रही है। थोड़ा सा समय ज़्यादा हो जाएगा तो कंपेयर करने लायक आंकड़े आ जाएंगे। तो क्या करें, आतंकवाद ख़त्म हुआ नहीं, दोनों लोग फ्रेंडली मैच खेल लिए, क्योंकि इससे तो यही लग रहा है जो जयशंकर कह रहे हैं। और उस फ्रेंडली मैच के बाद में क्या नतीजा हुआ? नतीजा ये हुआ कि जो यहाँ जिनका खून खौल रहा था भक्तों का, एक तो ये भक्ति ऐसी बीमारी है जो सत्ता की पावर देखने के साथ बदलती है। आज एक मैडम पकड़ी गई है, पाकिस्तान के लिए जासूसी करती थी। इस मैडम ने जाके पाकिस्तान में अपना भोले बाबा का हिंदू झंडा फहरा दिया था। सरकार इसको इतना प्यार करती थी कि कहीं वंदे वंदे भारत अगर लॉन्च हो रही है तो स्पेशली इसको पास मिलता था जाने के लिए। बहुत ज़्यादा सगी और लाडली थी, राष्ट्रवादी थी। ऐसे सैकड़ों चोर, उच्चक्के, लफंगे, देशद्रोही सरकार की पावर देखते हुए उसके आसपास इकट्ठे हो जाते हैं। संजय गांधी के आसपास 77 में इमरजेंसी के दौरान भी थे।
अब इस सरकार के पास भी हैं। दुर्भाग्य से इस सरकार में जो लोग बैठे हुए हैं उनका नैतिकता का स्तर इतना छोटा है कि जिन्होंने ज़िंदगी भर से इनको खड़ा किया, इनकी पार्टी को खड़ा किया, आरएसएस के लोग, वो आप सोचिए आरएसएस के प्रचारकों को मध्य प्रदेश के चुनाव में पार्टी बना के चुनाव लड़ना पड़ा था अपनी उपेक्षा से दुखी होकर। बहुत सारे लोग जिन्होंने पूरा जीवन लगाया पार्टी के लिए, वो सब कहीं कोने में पड़े हुए हैं। और इस तरह के जो लोग हैं, क्योंकि यहाँ पर चापलूसी जो है सबसे बड़ी क्वालिटी हो गई है, वो कुछ भी बोलते हैं। मोदी जी के चरणों में सेना जो है उसने समर्पण कर दिया, कोई कुछ बोलेगा, कोई कुछ बोलेगा। तो ऐसे पूरे माहौल के बीच में जब ये जो जोशीले भक्त हैं, इनको कहीं काम पे लगाना होता है तो उनको कह दिया जाता है जाओ भाई इस पेड़ पे चढ़ो उतरो, पेड़ पे चढ़ो उतरो, नहीं तो तुम हमारा सिर खाओगे। तो इनको लगा दिया तुर्की के बहिष्कार में। अब ये लोग भजन पूजन के साथ तुर्की के बहिष्कार में लगे हुए हैं। तुर्की के बहिष्कार से क्या बिगाड़ लोगे? आंकड़े देखें तो पता चलेगा कि तुर्की के बहिष्कार से भारत को क्या मिलने वाला है और तुर्की का क्या बिगड़ने वाला है। और हमारे इस बहिष्कार से वो हमको पूछेगा नहीं पूछेगा। उनका जो एर्दोगान है राष्ट्रपति, उसने साफ साफ कह दिया कि जो हमने वहाँ स्ट्राइक की है वो आतंकवादी हरकत है, बोल दिया उसने क्यों बोल दिया ये भी नाखूनों से आपको समझ में आएगा। और आपको ये समझ में आएगा कि हम केवल सरकार के बहकावे में, सरकार माफ़ कीजिएगा, एक आइडियोलॉजी के बहकावे में अपना सर इधर उधर पीटते रहते हैं। तुर्की को जो हमने कुल मिला के नुकसान पहुंचाया है, वो उसका आंकड़ा आप पर्यटकों के आंकड़े से ले लीजिए। भारतीय पर्यटक जो हैं तुर्की में 2024 में 3,30,000 गए थे। कुल कितने? 3,30,000। और अजरबैजान में 2,43,000। जबकि अब उसमें से आधे हो जाएंगे, 50 से 60% बहिष्कार से घटने की उम्मीद है। इसके अलावा जयपुर के इसको अगर इसी आंकड़े को आप ले लें पर्यटन वाले को, तो आपको कुल मिला के नुकसान खाली पर्यटन से तुर्की को जो होने वाला है एस्टिमेटेड, वो 60 से 70 करोड़ का होने वाला है। कितना? 60 to 70 करोड़। बस 60-70 करोड़ रुपए का नुकसान पहुंचा के आप इस पूरे देश में ट्विटर युद्ध मचा के और भक्तों को आपने बिजी कर दिया। अजरबैजान का भी इतना नुकसान हो जाएगा, 2-4 करोड़ ऊपर नीचे हो जाएगा। जो एस्टिमेशन आ रहे हैं अखबारों में 3 करोड़ 3.5 करोड़ के, जो बड़े 300 करोड़ और ये 350 करोड़ के जो एस्टिमेशन आ रहे हैं, उन एस्टिमेशन में टूरिज्म के ज़रिए जो आपका कल्चरल कनेक्शन, ये सब 50 चीज़ें होती हैं, उन सब के व्यापार को मिला के भी कुल 300-350 करोड़। अब आप नुकसान देखते हैं कि किसको कितना कैसे हुआ। हमने तुर्की का और अजरबैजान का बहिष्कार कर दिया। तुर्की को पर्यटन, व्यापार, ई कॉमर्स वगैरह और हवाई सेवा में कटौती सब मिला लो, वैसे तो 60-70 हज़ार करोड़ रुपए का कुल जो है वो 60-70 करोड़ रुपए का, 70,000 कह रहा हूँ, 60-70 करोड़ रुपए का कुल नुकसान पर्यटन से होने वाला है। लेकिन आप जो मार्बल का बहिष्कार कर रहे हो, मंगाने वाला, बुकिंग वोकिंग सब चीज़ मिला लो, तो आपको जो है वो तुर्की को 66 से 83 करोड़ रुपए और अजरबैजान को 1245 करोड़ रुपए का नुकसान कुल होगा। 2,500 से 3,000 करोड़ रुपए के मार्बल हम लोग वहाँ से तुर्की से मंगाते हैं, तो वो भी आपका जो है वो उसकी आयात अगर आप रोक दोगे तो एक वो नुकसान हो जाएगा। कुल मिला के 600 से 800 करोड़ रुपया तुर्की का नुकसान। अजरबैजान के भी अगर आधे पर्यटक घट जाते हैं तो उसको 1245 करोड़ रुपए की हानि होगी। अब आप ये मान लें कि तुर्की और अजरबैजान ने पाकिस्तान को तो सपोर्ट जारी रखा है। अब अगर आप उनका बहिष्कार करते हो तो वो पाकिस्तान के और नज़दीक जाएंगे तब जाएंगे। अभी हालत ये है कि जब तुर्की के ड्रोन चलते हैं तो तुर्की की मार्केटिंग बढ़ती है, तो उसके एक तो हथियारों की बिक्री बढ़ी जाएगी, दुनिया में डिमांड बढ़ जाएगी, और इसके साथ साथ उसको जो है 12,450 करोड़ रुपए तो केवल हेलीकॉप्टर डील से मिल चुके हैं तुर्की को। किससे? पाकिस्तान से। और ये बैरख्तर जो TB2 ड्रोन है उसमें 1200 से 1600 करोड़ रुपए का उससे उसको गेन हो गया है। और इसके साथ साथ 1500 अधिकारियों को उसने ट्रेनिंग दी है पाकिस्तानी सेना के, उसमें भी उसने माल लिया है। यानी सारा का सारा लाभ तुर्की उससे जो ले रहा है वो हमारे बहिष्कार से कहीं कहीं गुना ज़्यादा है। तो हमारे बहिष्कार करने से क्या होगा? हमारे बहिष्कार करने से होगा कि हम जो सड़क पे जाके किसी दिन हमारी को कहीं ठोकर लग जाती है बड़े से पत्थर से, तो उसको लात मारते हैं,
फिर उससे चोट हमें ही लगती है। तो तुर्की जो हज़ारों करोड़ रुपया पाकिस्तान से कमा रहा है, कोई 10,000 करोड़ 15,000 करोड़ रुपए का बिजनेस जो पाकिस्तान से ले रहा है, उसको आप 300 करोड़ रुपए का नुकसान पहुंचा लोगे तो क्या कर लोगे? भारत के पर्यटक तुर्की में जो टोटल पर्यटक आते हैं उसके 2% है। अजरबैजान के जो पर्यटक हैं जो पूरी दुनिया से आते हैं उसमें से भारत के 4% कुल हैं। और आपने जो बहिष्कार कर लिया, आपकी जो ट्रेवलिंग एजेंसियों ने डील कैंसिल कर दी, उसमें भी कहानी है। ये ट्रेवल एजेंसी वाले जानते हैं जब किसी देश से तनाव चल रहा है तो लोग वैसे टिकट कैंसिल कराने लगते हैं, थोड़ा सा नाम कमा लो, पहले पन्ने पे छाप दो। सब लोग, ज्योति मल्होत्रा जो ट्रैवलर थी जिसका मैंने जिक्र किया था, उसी टाइप का मामला रहता है। तो इसके कारण आपने नुकसान क्या किया? आपने नुकसान ये किया कि एक ऐसे देश को और ज़्यादा आपने पंगा ले लिया। पहले एक बार आप तुर्की से पंगा ले चुके हो। कब? G20 के टाइम पे। G20 के टाइम पे वो आपको बता चुका है कि वो आपसे दोस्त नहीं है। मालदीव से जब आपका पंगा हुआ था, जब मोदी जी एक बार जाके एक बीच में फ़ोटो खिंचाए थे, तो मोइजू को मदद किसने दी थी? तुर्की ने की थी, क्योंकि आपने मदद का आर खींच लिया था, आपका एक पड़ोसी उसकी तरफ चला गया था। तो वो टर्की जो है, वो टर्की क्या है पहले ये समझें। वो टर्की कोई छोटी मोटी आइटम नहीं है, वो ऐसा आइटम है और ऐसी जगह बैठा हुआ है कि पूरी दुनिया उसको सलाम करती है। अब आप कहेंगे मैं दुश्मन की तारीफ कर रहा हूं, तुम देश के दुश्मन हो, तो सच जो होता है वो वही रहता है। आप उसको दुश्मन कहो या दोस्त कहो। और मेरा मानना यह है कि दुश्मन को अच्छी तरह से समझ लोगे तो सोच समझ के वार करोगे तो शायद जीत जाओगे, वरना ऐसे ही टटपुंजी बहिष्कार करते रहोगे, हाथ में कुछ नहीं आएगा। तुर्की की बड़ी खूबियां हैं जिसके कारण दुनिया में, आप सोचिए, यूक्रेन भी उसको नमस्ते करता है, रूस भी करता है। और यूक्रेन और रूस के बीच में अगर कोई एक आदमी समझौता करा पाया है अभी तक, जितना भी हुआ है, तो टर्की ने कराया है। याद कीजिए, यूक्रेन के गेहूं सड़ रहे थे और काला सागर से उन गेहूं को बाकी दुनिया में भेजा नहीं जा सकता था क्योंकि काला सागर पे रूस का कब्जा था। तो तुर्की ने ही इनके बीच में समझौता कराया ताकि गेहूं वहां से निकल सके और बाकी दुनिया को मिल सके। तुर्की ऐसी जगह पे बैठा हुआ है जिससे वो पूरी दुनिया का सगा बन सकता है। और आप सोचिए, यूरोप, एशिया और मिडिल ईस्ट के तीनों को मिलाती हुई जगह पे बैठा हुआ है। और उसके साथ साथ जो उसका बोस्पोरस स्ट्रेट है, वहाँ पर भी उसका कब्जा है। इसके कारण वो बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है और इसी वजह से सब उसको अपने साथ रखना चाहिए। सोचिए, आईसिस के खिलाफ अमेरिका लड़ रहा था सीरिया में, यही ट्रंप था कुर्द लड़ाके जो अमेरिका के लिए लड़ रहे थे, उनको छोड़ के वहाँ से भाग गया था, आईसिस के सामने मरता हुआ छोड़ के, क्योंकि कुर्दों से यही तुर्की नफरत करता है। तो जो तुर्की कुर्दों से नफरत करता है और उस कुर्दों को मरते हुए छोड़ के ट्रंप भाग जाए, तो आप कल्पना कीजिए कि तुर्की की पावर क्या होगी। टर्की नेटो का मेंबर है, नॉन यूरोपियन लेकिन नेटो का मेंबर। और वो नेटो का सदस्य होने का मतलब जानते हैं आप? अगर आप टर्की के ऊपर कोई भी हमला करते हो तो हर नाटो सदस्य को ये मानना है कि वो हमला उसके ऊपर है। यानी तुर्की पे अगर आप कोई मिसाइल छोड़ोगे तो अमेरिका से भी आपको जवाबी मिसाइल मिल सकती है, क्योंकि नाटो के मेंबर हैं। ये अपने आप में तुर्की की बड़ी अहमियत है। और जब कोई नाटो का मेंबर है और उसके साथ में आपके संबंध अच्छे हैं, तो आप नेटो के बीच में आपका आउटरीच बढ़ता है, आप वहाँ पर अपनी बात पहुँचा सकते हो। ये जो चुनाव देखते हुए विपक्षियों की एक टीम बना दी है, उनको विदेश यात्रा के अवसर दे दिए हैं, दुनिया में बात पहुंचाओ। इतने दिनों से तो आप किसी को पूछ नहीं रहे थे आपने क्या बात पहुंचाई, एक आदमी आपके साथ खड़ा नहीं हुआ। खैर, इसके साथ साथ उसके पास में बहुत ज़्यादा अच्छी कैपेबिलिटी है ड्रोन बनाने की, हेलीकॉप्टर बनाने की, हथियार बनाने की। भाई वो तो माल बेच रहा है, पाकिस्तान उसका ग्राहक है, आप खरीद लो, बड़े सस्ते हैं उसके ड्रोन। अगर आज उसके ड्रोन हम भी खरीद सकते थे, लेकिन हम तो पहले से ही किसी और दुनिया में हैं, और वो पाकिस्तान के सब ने उसका फ़ायदा उठा लिया और उसके ड्रोन ले लिए। आज उसने वही ड्रोन हमारे ऊपर भेजे थे ना। इसी के साथ साथ उसकी जो है ना, यूरोप में बहुत ज़्यादा पॉलिटिकल एक पहुंच है एर्दोगान की। वो मिडिल ईस्ट को भी इन्फ्लुएंस करता है, सीरिया, कतर वगैरह में, अजरबैजान को भी उधर से इन्फ्लुएंस करता है, और नॉर्थ अफ्रीका भी को भी करता है। और उसकी डिफेंस और टेक इंडस्ट्री तेज़ी से बढ़ रही है। जैसे मैंने आपको बताया कि ड्रोन, मिसाइल और लड़ाकू पोत, युद्ध पोत वो बना रहा अपने यहाँ पे।
इसके साथ साथ उसकी जो नेचुरल गैस का ट्रांजिट रूट है ब्लैक सी से होते हुए जाता है, यानी जो रूस की नेचुरल गैस है वो भी वहीं से गुजरती है। तो उसके कारण भी टर्की जो है वो एक अपना चौधरी बना हुआ है और वो बार बार ग्रीन एनर्जी ये वो तमाम सारी चीज़ें जो हैं उनको लेकर वो पूरा एनर्जी की जो राजनीति है उसमें भी उसका बड़ा महत्व है। और इसके साथ साथ मानवाधिकार और जो डेवलपमेंट की सहायता हैं उसको लेकर भी तुर्की का रोल है, यानी दुनिया भर के देशों में सहायता वायता भेज के उनको सेट रखता है। तो कुल मिला के वो एक सॉफ्ट पावर है और ऐसी सॉफ्ट पावर जो पूरी दुनिया पे कहीं ना कहीं से असर डालती है। अगर अमेरिका को उसके बगैर ज़रूरत उसके बगैर काम नहीं चलेगा, उधर इजराइल का भी उसके बगैर काम नहीं चलता, ईरान का भी उसके बगैर काम नहीं चलता, रूस का भी नहीं चलता, यूक्रेन का भी नहीं चलता। तो ऐसा देश है और पाकिस्तान को उसने जहाज बेचे, पाकिस्तान को उसने ट्रेनिंग दी क्योंकि पाकिस्तान ने उससे खरीदा। और आप बहिष्कार कर रहे हो तो किस चीज़ का कर रहे हो? 100 करोड़ रुपया कुल भी नहीं, 65 से 80 करोड़ के आसपास का टूरिज्म आप ठुकरा के क्या हासिल कर लोगे? आप क्या बिगाड़ लोगे? और ये 65-70 हज़ार रुपये के 65-70 करोड़ रुपए 100 करोड़ रुपए के टूरिज्म के नाम पे आप पूरे देश में माहौल बना रहे हो। अब एक कड़वी हकीकत, 100 अरब डॉलर से ज़्यादा, 100 अरब डॉलर, ये कुल 65 करोड़ रुपए, 100 अरब डॉलर से ज़्यादा का आयात हम चीन से करते हैं। हिम्मत है तो सरकार को बोल के देखो कि उसका बहिष्कार करें। क्यों नहीं करना चाहिए बहिष्कार? जो आधार तुर्की के बहिष्कार का है कि उसने उनको ड्रोन दिए, वो आधार चीन के बहिष्कार का भी है। जियोपॉलिटिकल सिनेरियो में एर्दोगान ने अगर सीधे सीधे पाकिस्तान का समर्थन किया तो चीन ने भी तो किया। चीन तो हमारी जमीन भी दबा के बैठा हुआ है, तुर्की तो दबा के नहीं बैठा हुआ है। चीन ने पाकिस्तान को हार्डवेयर भी दिया, यानी उसको लड़ाकू विमान भी दिए, और उन लड़ाकू विमानों का इस्तेमाल हमारे खिलाफ हुआ। तो चीन के साथ में बहिष्कार की बात क्यों नहीं होती? चीन के बहिष्कार की कभी बात भी होगी तो जो बेचारा दुकानदार वहां से खरीद लाया दिवाली के पटाखे फुलझड़ी, उसका बहिष्कार कर दो, उसका तो माल दब गया, उसका तो पैसा दब गया, वो तो दे आया वहां पैसे। तो चीन के मामले में चूं चपड़ क्यों नहीं करते हो? आपके मुंह से आवाज क्यों नहीं निकलती है? इधर उधर पूछ दबा के छिपते क्यों रहते हो? और 60-70 करोड़ रुपए का बहिष्कार कर रहे हो आप तुर्की का, और उससे ऐसा माहौल बना दिया जैसे कि अब ये जो आदमी जो कह रहा है कि तुर्की का बहिष्कार करो, जैसे वो दुनिया हिला देगा उसकी। अरे भाई, जितने का तुम जो है बहिष्कार कर रहे हो उससे 100 गुना से ज़्यादा जो है उसका माल वो पाकिस्तान को ऑलरेडी बेच रहा है। उसका टोटल टूरिज्म का 2%, 3% का नुकसान आप उसको पहुंचा रहे हो। ऐसा भी नहीं है कि टूरिज्म के लिए तरस जाएगा वो। तो ऐसे में थोड़ा सा प्रैक्टिकल रहना चाहिए, हकीकत समझना चाहिए और ये समझना चाहिए कि यार हमको क्यों पॉलिटिशियन कोई उल्लू बनाए, और उल्लू बनाए भी तो हम अगली बार फिर उल्लू बनने को तैयार होते हैं। और इसके साथ में तो क्या हुआ, भला है बुरा है जैसा भी है, मेरा पति मेरा देवता है, वो हमको उल्लू पे उल्लू बनाया जा रहा है और अगली बार हम फिर उल्लू बनने को तैयार हैं। और ज़्यादा बोलोगे तो कहे तो क्या हो गया, उसने भी तो उल्लू बनाया था, फला वाले ने भी तो उल्लू बनाया था, इसलिए हम तो उल्लू बनेंगे। तो एक पूरी अजीब सी स्थिति है इस तुर्की के अजरबैजान के बहिष्कार से। आप उसका कुछ नहीं बिगाड़ रहे हो। हाँ, उसकी टेक्नोलॉजी, उसकी वार टेक्नोलॉजी, उसके शिप, ये सब चीज़ें जो महंगे महंगे दाम पे अमेरिका और दूसरे देशों से आप खरीदते हो, वो सस्ते उससे खरीद सकते हो, जैसे पाकिस्तान खरीद रहा है। और चीन ने सिर्फ जो है वो उसको हथियार नहीं दिए, चीन हमको लगातार नुकसान पहुंचा रहा है, पाकिस्तान में अपना इंफ्रास्ट्रक्चर बिठा रहा है। आप ये कहते हो कि पीओके भारत का अभिन्न अंग है, पूरा कश्मीर, गिलगिट बाल्टिस्तान भी है, तो उस गिलगिट बाल्टिस्तान के अंदर से पाक चाइना कॉरिडोर रेल लाइनें क्यों निकल के जा रही हैं? मेरी धरती के ऊपर से पाकिस्तान चीन की रेलें निकलवा रहा है, मेरे मुंह से आवाज नहीं निकल रही है। अब ये सब चीजें जो है इसके पीछे भी कुछ है। मेरा एक वीडियो है संघी चीनी भाई भाई, जिसमें मैंने आपको बताया कि कैसे पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 62 की लड़ाई के बाद चीन का संपूर्ण बहिष्कार कर दिया था,
कैसे पहली बार मौका मिलते ही अटल बिहारी वाजपेयी के विदेश मंत्री बनते ही चीन के साथ गलवहियां बढ़ाई गईं और ये सिलसिला लगातार रिपीटेडली होता आ रहा है। यहां तक कि वैसे तो कम्युनिस्टों को, वामपंथियों को लोग गाली देते हैं, चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के वर्कशॉप में यहां से आरएसएस और बीजेपी के लोग जाते हैं, ट्रेनिंग लेते हैं, वहां के लोग नागपुर आते हैं। इस तरह की बहुत सारी जानकारियां आपको उसके अंदर मिलेंगी। तो कुल मिला के सिर्फ हमको जहां मुसलमान टाइप का कुछ दिखा, ये लोग बड़ी आसानी से भक्तों को भरमा लेते हैं उसके खिलाफ। तुर्की अजरबैजान के साथ यही हुआ है। मुझे तुर्की और अजरबैजान से कोई सिंपैथी नहीं, और उनका वैसे भी कुछ बिगड़ा नहीं है ना आप बिगाड़ पाए अगर सिंपैथी भी किसी को हो तो। असल हकीकत यह है कि मेरे देश को हम धोखा क्यों दे रहे हैं? आपने पाकिस्तान को क्यों बताया कि हम आपके ऊपर मिसाइल गिराने वाले हैं? आप खुद, आपका विदेश मंत्री कह रहा है। क्यों बताया? क्या मजबूरी थी? और अगर सब कुछ मिला जुला था और केवल दिखावा था तो इसका मकसद क्या था? मैं उन लोगों में से तो हूं नहीं जो कहूं बिहार चुनाव के कारण किया, किसी और वजह से किया, क्योंकि ये सब चीज़ें कहना तो ठीक नहीं है बगैर प्रमाण के। राष्ट्रीय हितों का मामला है, चैनल बंद हो चुके हैं, द वायर को इन लोगों ने वो कर दिया था इसके लिए, तो ये तो कहना कैसे भी ठीक नहीं है। लेकिन कोई तो वजह होगी कि आप हमला भी कर रहे हो, यहां आतंकवादी आपके 26 लोगों को मार रहे हो, उन आतंकवादियों को पकड़ने पे फोकस होना चाहिए, उसके बजाय आप वहां मिसाइलें गिरा रहे हो। गिराओ, अच्छी बात है, पाकिस्तान को सबक दिखाओ, तो उसका आतंकवाद छूटा क्या नहीं छूटा। और आज की खबर है कि उसने अपने उन आतंकवादी ठिकानों जहां पर आपने मिसाइल गिराई थी, ड्रोन से बम गिराए थे, जो भी गिराया था, उनको पाकिस्तान ने फिर से बनाना शुरू कर दिया है। उसका रिकंस्ट्रक्शन शुरू हो गया है। यानी पाकिस्तान ने कोई सबक सीखा? नहीं सीखा। आतंकवादियों का कुछ बिगड़ा? नहीं बिगड़ा। आतंकवाद का कुछ बिगड़ा? नहीं बिगड़ा। मिसाइल गिराने से पहले आपने पाकिस्तान को बता दिया था? हाँ, बता दिया था। कुछ समय बाद पता चलेगा उसने भी शायद हमको कुछ बता दिया हो। और उस सब के बीच में आपको लगा दिया तुर्की वाले खंभे पे, चढ़ो उतरो, चढ़ो उतरो, चढ़ो उतरो, और आप टर्की बहिष्कार कर रहे हो। कुछ समय बहिष्कार खेलोगे, उसके बाद कोई और खबर आ जाएगी, फिर उसमें लग जाओगे। कहीं कोई कुछ बोल देगा, उसके बाद पूरा देश उसके पीछे पड़ जाएगा। और हिंदू मुसलमान तो ऐसा मसला है, 1857 के बाद से अंग्रेजों ने खोज निकाला है, और उस पर आप जब चाहो लोगों को बिजी कर सकते हो। लेकिन देश का हित, देश का स्वाभिमान और देश की रक्षा, इसको लेकर ट्रांसपेरेंसी होना चाहिए। जनता से कुछ छिपाया नहीं जाना चाहिए। नमस्कार, जय हिंद। चैनल को सब्सक्राइब कर लें भैया, और दूसरा वाला जो चैनल है मेरा, गिरिजेश वशिष्ठ, उसको जरूर कर लें, क्योंकि जब किसी एक चैनल पे बम गिरता है तो दूसरा चैनल ही काम आता है। अब तो आप देखिए, मैंने तो पहले बना लिया था सेकंड चैनल, अब सारे लोग बना रहे हैं, विशाल शर्मा, अजित अंजुम, सब लोग बना रहे हैं, रवीश, सबको पता भैया एक चैनल एक्स्ट्रा होना जरूरी है इस दौर में। हमने तो 4 साल पहले बना लिया था, 4 साल पहले, गिरिजेश वशिष्ठ। अभी भी आप लोगों ने, बहुतों ने उसको सब्सक्राइब नहीं किया, कर लीजिए, बहुत ज़रूरी है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ। नमस्कार, जय हिंद।